दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज मैं आपके विचारों के साथ अपना विचार साझा करूंगा, इस माने में कि राष्ट्र और देश में विशेष तौर से अंतर क्या है। अभी हाल ही में हमारे एक जागरूक राजनीतिक शख्सियत ने कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। एक और उनकी नई नवेली शख्सियत ने ये भी कहा कि आज़ादी तो 2014 में ही मिली और हमारे महान स्वयंभू ने तो अपने को नॉन बायोलॉजिकल ही कह दिया। कहने का मतलब कि यह विचार कहाँ तक कितना सही है, इस पर बहुत सारी बहसें भी हो चुकी। एक राष्ट्रवादी सरकार हमारे देश में 10 साल से स्थापित है, यानी 2014 से, और उसके जो कार्य हैं, जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, जो उसके अन्य जो समाज के साथ संबंध हैं, आप उसको देख परख रहे हैं। अपने भारत का जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तमाम उसके साथ सिर्फ तार्किक बातें ही जो तैर रही है, उसमें आपका कितना विकास हो रहा है, आपके परिवार का भविष्य कितना बन रहा है, आप कितने शांति से, खुशी से अपने परिवार को चला रहे हैं, ये आप स्वयं जान रहे हैं। आज जिस पर हमारा विचार है कि एक राष्ट्र क्या है और एक देश क्या है। देश और राष्ट्र में आकाश पाताल का अंतर है। देश वह है जिसकी एक भौगोलिक सीमाएं हैं। राष्ट्र वह है जिसकी भाषा, जिसका धर्म, जिसका आचार विचार, रीति रिवाज, तमाम सारी पूजा पाठ एक तरह का होता है। और यह आज से नहीं, ये बहुत पहले से अस्तित्व में है। और राष्ट्र के जो समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है, वह उसी के अनुसार है। और इसलिए कि जब भी किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी कोने में जब राष्ट्रवाद का उदय होता है, तो वो सारे चरित्र समाज के सामने निश्चित तौर से पेश होते हैं। और समाज उसको भुगतता भी है। और वह राष्ट्रवादी शक्तियां उसी में
अपने आप भस्मासुर की तरह नष्ट हो जाती है। आप भस्मासुर की कहानी जानते हैं कि कैसे क्या हुआ। राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है, अच्छा बहुत लगता है, बहुत गौरवशाली लगता है, और लगता है राष्ट्रवादी लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ सुंदर कर रहा हूं और मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं, और अंततः हमारे स्वयंभू भगवान की तरह जब ये कहने लगते हैं कि हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तब एक दूसरे पर, एक दूसरी राष्ट्रीयताओं पर उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए बिल्कुल चारों तरफ से जब लगते हैं तो स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। आइए थोड़ा मैं कुछ इस पर बात कर लूं कि राष्ट्र क्या है। हमने आपको बता दिया कि राष्ट्रवाद का उदय एक भाषा, एक धर्म, एक रीति रिवाज, एक व्यवहार, एक संस्कार, एक संस्कृति का जब एक आधार बनता है तो राष्ट्र का उदय होता है। और एक देश जिसकी एक भौगोलिक सीमाएं होती है, जिसमें अनेक राष्ट्र वाले, अनेक धर्म वाले, अनेक विचार वाले, अनेक रीति रिवाज वाले, अनेक संस्कृति वाले, अनेक संस्कार वाले वहां उस देश में रहते हैं, और देश उन सभी की सुरक्षा करता है और सबको मिला करके आगे बढ़ता है और देश को विकास और विकसित करता है। लेकिन राष्ट्र, मैंने बता दिया कि अपने आप में अपने के लिए विकास करता है, जिससे दूसरी राष्ट्रीयताओं का नुकसान होता है। तो देखिए, कुछ विचार है, विचार के बाद मैं अपनी बात कहूंगा कि देश एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी सीमाएं होती हैं। एक देश की अपनी राष्ट्रीय सरकार होती है, जबकि एक राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय चरित्र होता है। देश की अपनी सरकार, राष्ट्रपति और नागरिक भी होते हैं। देश की सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व और चरित्र दोनों नहीं बदलता। एक देश एक या कई राष्ट्रों से मिलकर बना होता है। इसलिए एक देश कई राष्ट्रीयताओं को एकजुट रखता है और सभी को एक दूसरे के साथ व्यापार, स्वतंत्रता और संचार की अनुमति देता है। राष्ट्र कुछ लोगों का बड़ा समूह होता है जो धर्म, भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति जैसी समान विशेषताओं को साझा करते हैं। यानी एक राष्ट्र धर्म, भाषा, संस्कृति की समानता के आधार पर होता है। किसी देश की संस्कृति और चरित्र उसके इतिहास और परंपराओं पर आधारित होते हैं, जबकि एक राष्ट्र की संस्कृति और चरित्र उसके धर्म, भाषा या राष्ट्रीयता से प्रभावित होते हैं। देश को कई क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्र को नहीं। देश और राष्ट्र के बीच मुख्य अंतर है कि एक की अपनी सीमाएं, सरकार और कानून होते हैं, जबकि दूसरे की अपनी नहीं होती, और फिर देश एक राष्ट्रीय चरित्र होता है। बाउर, स्टालिन, एंडरसन, मैक्स वेबर, गार्डन, दास्तेव्स्की, ड्राइगर आदि की परिभाषाएं कमोबेश राष्ट्र के संबंध में लगभग समान हैं। गोपाल बालाकृष्णन भी राष्ट्र की परिभाषाओं को स्वीकार करते हैं। फ्रांसीसी अर्नेस्ट रेनान ने 1882 में ही राष्ट्र को परिभाषित करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्यों का ऐसा समूह जो अपनी इच्छा, चेतना और सामूहिक स्मृति के आधार पर एकत्रित होता है। यानी जब राष्ट्र की
वैचारिकी राजनीतिक रूप धारण कर ले तो राष्ट्रवाद का उदय होता है। ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रवाद प्रायः उदार नहीं होता, बल्कि रूढ़ होता है, जिससे देश संकट में फंस जाता है। विभिन्न राष्ट्रीयताओं के उद्भवों ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है और मानवता, बंधुता, भाईचारा और सह अस्तित्व संकट में आ गया है। तो देखिए, आज मैं इसका चर्चा राष्ट्र की और देश की क्यों किया। जब तक पूरी दुनिया में देश थे, उसके अपने कानून थे और तब तक इस दुनिया में स्थिरता देखने को मिली। भारत में भी, भारत को जब तक एक देश की तरह समझा गया, तब तक भारत में काफी हद तक स्थिरता बरकरार रही। मतलब आंतरिक संकट नहीं रहा। बाहरी संकट तो सीमाओं पर हमेशा होता है, क्योंकि विस्तारवाद की राजनीति प्रायः शासकों के बीच में होती है और अपने देश को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से जब मजबूत करने की स्थिति पैदा करते हैं, तो निश्चित तौर से एक दूसरे की सीमाओं को अतिक्रमित करते हैं। और अतिक्रमित तभी होता है, सीमाएं अतिक्रमित तभी होती हैं जब किसी भी देश के जो शासक वर्ग है, उसका चरित्र जब राष्ट्रीय होने लगता है। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में आज चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे लंका हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सिंगापुर हो, या दुनिया के तमाम सारे मुल्क आज अपने राष्ट्रीय चरित्रों को रूढ़ करने की स्थिति में जब से आ रहे हैं, तब से एक दूसरे को अतिक्रमित कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अशांति है। आपने देखा, सबसे शांत देश रूस को माना जाता था 1917 के बाद, लेकिन आज यूक्रेन एक छोटे से देश के साथ 1 साल से ज्यादा हो गया लड़ रहा। फलस्तीन और इजराइल की स्थिति देख रहे हैं। जिन फलस्तीनियों ने इजरायलियों को अपने देश में शरण दिया, उन इजरायलियों ने शरण पा करके अपने शरणदाता को ही समाप्त करने की नियत से देश तो बना ही लिए, लेकिन पूरे फलस्तीनियों को समाप्त करने के पीछे पड़े हुए। आप बांग्लादेश को देख लीजिए, क्या स्थिति हुई। वहां भी कुछ वही जो 1970 के पहले परिस्थितियां थी, वो पैदा हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अचानक हुआ है। जो उनके शासक बीच में आते गए, वो कहीं न कहीं एक दूसरे का अतिक्रमण किए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक स्थिरता को पैदा करने के लिए उन्होंने विरोधी पक्ष को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की। और आज भारत में भी वही है। आज 10 साल से आप देख रहे हैं, लेकिन भारत एक ऐसा दुनिया का एक अनोखा मुल्क है जहां जब मानवता पर संकट आता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से आए, चाहे धार्मिक रूप से आए, चाहे आर्थिक रूप से आए, चाहे विदेश के वैदेशिक रूप से आए, वह अपना अस्तित्व बचाने के लिए समस्त लोग
जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र सब कुछ छोड़ करके इस भारतीय मानवता के जो चरित्र है उसकी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो चरित्र है, हम एक देश बन करके रहें, एक राष्ट्र बनने की स्थिति एक दूसरे के लिए भी खतरा है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक आगे रहने की जरूरत है और राष्ट्र और देश को ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है। आज कोई ऐसा गड्म कर दिए हैं लोग कि राष्ट्र और देश को एक कर दिए हैं। जिस तरीके से लोग सनातन को और हिंदू को, सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को एक में गड्म कर दिए हैं। सनातन धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है। हिंदू धर्म एक संप्रदाय है, सनातन एक निरंतर व्यवस्था है। जैसे हम बौद्ध धर्म को कहते हैं कि बौद्ध धर्म एक मार्ग है, वो धर्म नहीं। जब भी मार्ग धर्म में परिवर्तित हो जाता है वह रूढ़ हो जाता है, सांप्रदायिक हो जाता है। तो हमें आपको राष्ट्र और धर्म को अलग करके समझना पड़ेगा, जो हमारे समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मेरी बात अच्छी लगे तो लोगों में आप शेयर करें, एक लाइक आप अवश्य करें, अपना कमेंट अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशाओं के साथ आज की बात मैं यहीं स्थगित करता हूँ। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। आपका मित्र सोनकर।